कहते हैं खूबसूरती अगर हद से बढ़ जाए तो वो नियमित नहीं रहती, इम्तिहान बन जाती है। हमारे घर भी वही हुआ। भाभी आई तो जैसे आंगन में चांद उतर आया हो। रोशनी इतनी कि दीवारों की दरारें तक चमक उठी। किसी घर में जब बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है तो सबसे पहले दीवारों की दरारें नज़र आने लगती हैं। हमारे घर भी ऐसा ही हुआ। भाभी जब पहली बार इस घर की देहरी लांघ कर अंदर आई तो किसी ने दरवाज़ा नहीं देखा। सबकी निगाहें उनके चेहरे पर अटक गई। ऐसा चेहरा जिसे देखकर आदमी अपनी बात भूल जाए और औरत अपनी सवाल। गोरा रंग नहीं था बल्कि ऐसा उजास था जो भीतर तक चुभता है। आंखें गहरी, जैसे हर बात सुनने से पहले उसका मतलब समझ लेती हो। चाल में ठहराव था और ठहराव में भरोसा। शादी के पहले दिन माँ ने कहा था, बहू घर की इज्जत होती है। मैंने देखा उस दिन से घर की इज्जत के साथ साथ घर की नींद भी चली गई। भाई जो हमेशा भीड़ में गुम रहता था अब हर जगह पहचाना जाने लगा। मोहल्ले की औरतें अचानक हमारे घर के सामने से ज़्यादा गुजरने लगीं। दूध वाला देर तक खड़ा रहता, बिजली का मीटर देखने वाला बिना वजह मुस्कुराता। सब मुस्कुराते थे पर किसी की मुस्कान में दुआ नहीं थी। भाभी ये सब देखती थी और सबसे ख़तरनाक बात यही थी वो अनजान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने ख़ुद को बहुत सादा दिखाया। कम बोली, धीरे चली, माँ के पैर छुए, पिताजी से नज़र झुकाकर बात की, मगर उनकी खामोशी में गिनती चलती रहती थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर हिसाब रख रहा हो कि कौन कितना देख रहा है और कौन कितना झुक रहा है। रात को छत पर जब मैं अकेला टहलता तो नीचे से उनकी हंसी की आवाज़ आती। हंसी में खुशी नहीं थी, उसमें यकीन था। यकीन इस बात का कि अब ये घर उनका मैदान है। भाई बदलने लगा। पहले वो देर से आता था तो थकान होती थी, अब आता तो चेहरे पर घबराहट होती थी। मोबाइल हर वक्त उल्टा रखा रहता था। माँ के सवालों पर झुंझलाहट, पिताजी की बातों पर चुप्पी और भाभी वो हर सवाल पर मुस्कुरा देती थी। ऐसी मुस्कान जो जवाब नहीं देती बल्कि सवाल करने वाले को शर्मिंदा कर देती हैं। एक दिन माँ ने रसोई में मुझसे कहा, बहू बहुत खूबसूरत है, कहीं नज़र न लग जाए। मैंने मन ही मन सोचा, नज़र लग चुकी है अम्मा, बस अभी दिख नहीं रही। भाभी का असर सिर्फ मर्दों पर नहीं था, घर की औरतें भी उनसे खींचती थी। कोई उनके बालों की तारीफ़ करता, कोई उनकी आवाज़ की, वो सब सुनती, सिर झुकाती और फिर सिर के अंदर कोई चाल चल जाती। धीरे धीरे घर के फैसले उनसे पूछे बिना अधूरे लगने लगे। कौन सा पर्दा बदला जाए, किस रिश्तेदार को बुलाया जाए, कौन सा खर्च ज़रूरी है, सबकी राय अब भाभी की मुस्कान से तय होती थी। और जहाँ राय मुस्कान से तय होने लगे वहाँ सच्चाई अक्सर हार जाती है। पहली दरार उस दिन दिखी जब एक अनजान आदमी हमारे घर आया। नाम उसने ठीक से नहीं बताया, काम का बहाना था, मगर उसकी निगाहें भाभी पर ज़्यादा देर तक टिकती रहीं। भाभी ने उसे चाय दी, हाथ ज़रा देर से खींचा और उस देर में बहुत कुछ शुरू हो गया। मैंने देखा पर मैंने कहा नहीं, क्योंकि कुछ बातें जब पहली बार दिखती हैं तो आदमी उन्हें गलत समझकर नज़रअंदाज कर देता है और वही नज़रअंदाजी मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये सिर्फ एक खूबसूरत भाभी नहीं, ये कोई कहानी है और शायद ये शुरुआत है। मैं सो तो रहा था मगर मुझे बार बार वो शख्स और वो भाभी की नज़रें याद आ रही थी। वो कैसे उसे एकटक देख रहा था और भाभी यूँ मचल रही थी जैसे बहुत कुछ उनकी निगाहें और अदाएं कह रही हों। न जाने क्या, लेकिन कुछ ऐसा था जो असहनीय था घर की बहू के लिए। अक्सर हम जिस पे शक करते हैं असल खेल वही नहीं खेल रहा होता, और जो सबसे बेगुनाह लगता है वही चालों का उस्ताद निकलता है। खैर, उस अनजान आदमी के घर में आने के बाद अजीब बेचैनी फैल गई। कोई खुलकर कुछ कह नहीं रहा था, मगर हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था। माँ की चुप्पी लंबी हो गई। पिताजी देर तक अखबार एक ही पन्ने पर अटके रहते और भाई वो अब रात को भी घर में रहते हुए घर में नहीं होता था। भाभी वो पहले से ज़्यादा सलीकेदार हो गई थी। अब वो हंसती कम थी, सुनती ज़्यादा थी, जैसे किसी ने उन्हें समझा दिया है कि खेल मुस्कान से नहीं इंतज़ार से जीता जाता है।
एक शाम पिताजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद किया, आवाज़ धीमी थी। तुमने कुछ नोटिस किया? मैं क्या कहता, मैंने सिर हिलाया। उन्होंने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया। वो प्रॉपर्टी के कागजात थे, माँ के नाम की ज़मीन जो दादा ने छोड़ी थी। उस पर भाई के साइन थे, लेकिन तारीख शादी से पहले की थी। ये साइन भाई के नहीं हैं, पिताजी बोले। कम से कम उस वक्त के नहीं। मेरा सिर घूम गया। मतलब या तो भाई ने झूठ बोला था या फिर किसी और ने उसकी जगह दस्तखत किए थे, और दोनों ही सूरतों में भाभी कहानी से बाहर नहीं थी। मैंने पहली बार ध्यान से उन्हें देखा। उनकी चाल में अब नरमी नहीं थी, एक सटीकपन था, जैसे हर कदम पहले से नापा हुआ हो। उसी रात मैंने एक गलती की, या शायद ज़रूरी काम। मैंने भाभी का फ़ोन उठाया। पासवर्ड भाई की जन्मतिथि नहीं थी, माँ की भी नहीं। वो एक तारीख थी, ऐसी तारीख जो घर के किसी भी सदस्य को याद नहीं थी। अंदर जो खुला उसने मेरी सोच की रीढ़ तोड़ दी। कोई प्रेम संदेश नहीं थे, कोई गलत तस्वीर नहीं थी, बल्कि थे उसमें कानूनी दस्तावेज, ऑडियो रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन। भाभी किसी से इश्क नहीं कर रही थी, वो सौदा कर रही थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक ऑडियो चला। भाई को कमज़ोर मत समझो, वो बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। माँ के नाम की प्रॉपर्टी निकलते ही सब साफ। ये आवाज़ भाभी की थी, मगर दूसरी आवाज़ उस आदमी की नहीं थी। वो आवाज़ मेरे भाई की थी। मेरे हाथ कांप गए। मतलब जिस औरत को हम घर तोड़ने वाली समझ रहे थे वो अकेली नहीं थी। ये तो दो लोगों का खेल था, और भाई शिकार नहीं, खिलाड़ी था। अब कहानी पलट चुकी थी। भाभी की खूबसूरती इस घर पर भारी नहीं पड़ रही थी। भाई की कमज़ोरी, उसकी लालच और उसकी खामोशी, रजामंदी इस घर को भीतर से खोखला कर रहा था। अब तक मुझे यही समझ में आया था भाभी के मोबाइल को चेक करते हुए, लेकिन मैं गलत था। भाभी के मोबाइल को चेक करते हुए उसमें एक फ़ाइल थी जिसमें कुछ कोड लगा हुआ था। वो मुझसे खुल नहीं पाया जब तक भाभी आ गई। भाभी ने अपना फ़ोन ऐसे झपटा जैसे शेरनी अपना शिकार झपटती है। कहा, अमन, तुम मेरे मोबाइल के साथ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं, वो एक फ़ोन आया था, आप यहाँ थी नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही चेक कर लेता हूँ। आखिर मैं इस घर का छोटा बेटा हूँ और मुझे हक है कि मैं किसी का भी मोबाइल कभी भी उठा के देख सकता हूँ। भाभी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुझे ज़ोर से झटका और कहा, आइंदा मेरे फ़ोन को कभी हाथ नहीं लगाना। मैं उनकी आंखें देख रहा था, तिरछी टेढ़ी, और उनकी चाल में एक अजीब बेचैनी कि कहीं मैंने कुछ देख तो नहीं लिया। आया है, मुझे उनके ऊपर ये तड़प देख के बड़ा ही मज़ा आया, लेकिन उस वक़्त मैं कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि अधूरी सच्चाई मेरे पास थी। जब तक मैं उस फाइल में नहीं देख लेता कि क्या है, मैं किसी भी निर्णय पे पहुंचना नहीं चाहता था। मैं चाहता था मुझे सब कुछ पता हो, ताकि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे की बदसूरती मैं सबको दिखा सकूं। उस दिन से भाभी की चाल में थोड़ी सतर्कता आ गई। मुझे देखते ही वो सतर्क हो जाती, अपना मोबाइल छुपा देती, खासकर छुपा के ही रखती थी। अब मेरी बेचैनी इतनी बढ़ने लगी कि बस मुझे देखना था कि आखिर मोबाइल में है क्या जो ये इतना बेचैन फिर रही है। उस दिन के बाद भाभी मुझसे थोड़ा तीखा ही बोलती थी। माँ कहती थी कि क्या हुआ, तुम इतना इसके साथ इस तरह क्यों पेश आती हो? आखिर तुम्हारा छोटा देवर है और भाई की जैसा है, तुम इससे इतना नाराज़ क्यों रहती हो? भाभी जवाब नहीं देती थी। एक दिन मुझे मौका मिला, मैंने वो फाइल खोली और जो देखा मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत माँ के पास गया। मैं इतना बेचैन था, इतना बेकरार कि मैं बस किस तरह माँ को सब कुछ बता दूँ, जब तक मुझे दूसरा झटका लगा। क्योंकि सबसे ख़तरनाक बात तो ये थी कि माँ को सब पता था, बस वो मानना नहीं चाहती थी। उस रात मैंने तय किया, अब मैं देखने वाला नहीं रहूँगा, क्योंकि इस घर में जो खेल चल रहा है उसका अगला मोड़ किसी को हमेशा के लिए खामोश कर सकता है। कुछ राज ऐसे होते हैं जो दबे रहें तो घर कहलाते हैं, और बाहर आ जाएं तो शमशान बन जाते हैं। ये मेरी माँ के बोल थे। भाई की आवाज़ उस ऑडियो में गूंजती रही और मेरे भीतर कुछ टूटता रहा। अब ये साफ था, ये सिर्फ भाभी की चाल नहीं थी, ये एक समझी साजिश थी।
और साजिश में सबसे ख़तरनाक वही होता है जो सबसे अपना लगे। मैंने उस रात सोने की कोशिश की, पर नींद मुझसे डर कर भाग गई। सुबह भाभी ने नाश्ते की प्लेट रखी। उनकी उंगलियां कांप रही थी, आंखें झुकी नहीं थी। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। डर तो था, लेकिन मुझे देख के एक मुस्कान थी जो ये कह रही थी चीख चीख के कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ ज़्यादा ही थके लग रहे हो, उन्होंने मुझे कहा। आवाज़ में हमदर्दी नहीं थी, इशारा था। मैंने प्लेट को देखा। नमक ज़्यादा था, या शायद मुझे सब कुछ ज़्यादा लगने लगा था। उसी दिन मुझे पहली बार भाभी के अतीत की परछाई दिखी। दोपहर को एक औरत आई, उम्र में माँ से थोड़ी छोटी, कपड़े सादे, आंखों में डर की चमक। उसने अपना नाम बताया, सलीमा। भाभी ने उसे देखते ही पहचान लिया। पहली बार उनके चेहरे से रंग उतरा। आप बस इतना कहा उन्होंने। सलीमा बैठी नहीं, उसने घर को देखा, दीवारें, फर्नीचर, तस्वीरें, और फिर बोली, तो आखिरकार मिल ही गया वो घर जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा था। माँ समझ नहीं पाई। पिताजी ने खासकर माहौल बदलना चाहा। भाई चुप था, बहुत ज़्यादा चुप। सलीमा ने मेरी तरफ देखा। तुम छोटे हो? मैंने सिर हिलाया। तो तुम्हें सच जानना चाहिए, उसने कहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट हमेशा छोटे को ही तो लगती है। भाभी चीखी नहीं, बस इतना कहा, यहाँ तमाशा मत बनाओ। सलीमा हंसी। तमाशा? तमाशा तो तब बनता था जब तुमने मेरे भाई को, वाकया अधूरा रह गया। माँ की चीख पूरी हुई। क्या मतलब? सलीमा ने बैग से एक पुरानी फ़ोटो निकाली। एक आदमी, भाई जैसा नहीं मगर बहुत दूर भी नहीं, उसके साथ भाभी सफ़ेद साड़ी में शादीशुदा। ये तुम्हारी बहू की पहली शादी है, सलीमा बोली, जो कभी तलाक तक नहीं पहुंची। कमरे में सन्नाटा गिर पड़ा, ऐसा सन्नाटा जिसमें दीवारें भी सुन लेती हैं। मेरे भाई की मौत को हादसा कहा गया, सलीमा ने कहा, मगर हादसे से पहले तुम्हारी बहू ने उसके नाम सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा दी थी, और फिर वो एक दिन मर गया। भाभी आगे बढ़ी। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ थकान थी। तुम्हारा भाई कमज़ोर था, उन्होंने कहा, और कमज़ोर लोग या तो टूटते हैं या दूसरों को तोड़ते हैं। भाई तब बोला पहली बार, बस करो। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, डर था। सलीमा ने उसकी तरफ देखा। डर लग रहा है? फिर मुस्कुराई। अच्छा है, तुम्हें पता होना चाहिए ये औरत क्या कर सकती है। भाभी ने मेरी तरफ देखा। अब की बार उनकी निगाह में सवाल था, शायद पहली बार। ये औरत अकेली खेलना जानती है, और अब उसका खेल फिर से शुरू हो चुका है। सलीमा चली गई, मगर जाते जाते वो छोड़ गई एक वाक्या, अगली बार ये हादसा नहीं होगा, अगली बार कोई मरेगा। उस रात माँ की तबीयत बिगड़ गई। भाई अस्पताल में था और भाभी वो घर में अकेली थी, या शायद अकेली नहीं थी, क्योंकि आधी रात को सीढ़ियों से गिरने की आवाज़ आई, और जब हम भाग के पहुँचे तो खून सीढ़ियों पर नहीं था, खून कमरे के अंदर था, और माँ बेहोश पड़ी थी। अब सवाल ये नहीं था कि कौन धोखेबाज है, सवाल ये था कौन अगला है। कुछ मौतें अचानक नहीं होती, उन्हें बहुत पहले तय कर लिया जाता है, बस तारीख बाकी रहती है। माँ को होश तब आया जब अस्पताल की सफ़ेद रोशनी ने उनकी आंखों को चुभाया। डॉक्टर बोले गिरने से सिर में चोट आई है, पर मैं जानता था माँ गिरी नहीं थी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, उंगलियां ठंडी थी। वो रात को उनकी आवाज़ कांपी, कोई था। मैं झुक गया। कौन अम्मा? माँ की आंखों में डर था, वो डर जो झूठ नहीं बोलता। बहू, बस यही कहा उन्होंने, और फिर बेहोश हो गई। यहीं से सब साफ हो गया। ये घर अब घर नहीं था, ये क्राइम सीन था। सीढ़ियों के पास जो खून था वो माँ का नहीं था। माँ को खरोच तक नहीं आई थी, वो खून किसी और का था। पुलिस आई, भाई ने बयान दिया, कांपती आवाज़, सही शब्द, बिल्कुल सही नाटक। भाभी रोई, पर आंसू देर से गिरे, जैसे याद करके रो रही हो। और मैंने चुप्पी ओढ़ ली, क्योंकि मैं जानता था जो ज़्यादा बोलता है वही पहले मरता है। रात को पुलिस गई। घर में सिर्फ हम 3 बचे, मैं, भाई और भाभी। माँ आईसीयू में थी
और इस घर में अब कोई रोक नहीं थी। भाभी ने रसोई में पानी पिया, फिर मेरी तरफ देखा। अब सब समझ गए हो? उन्होंने पहली बार बिना नकाब बात की। मैंने कहा, हाँ, आपने माँ को मारने की कोशिश की। वो मुस्कुराई नहीं, फिर ठहर कर बोली, माँ तो बस रास्ता थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भाई तब बोला, अब पीछे नहीं हट सकते। मैंने उसे देखा, वो वही भाई नहीं था, वो अब सह आरोपी था। भाभी ने धीरे से कहा, माँ के नाम की प्रॉपर्टी निकलती नहीं थी। वो जिंदा रहती तो वसीयत बदल देती। तो आपने उन्हें? मेरी आवाज़ टूट गई। मारने का इरादा नहीं था, भाभी बोली, बस गिराना था। पर वो आदमी? मैं समझ गया। वो आदमी वही जो पहली बार चाय पीने आया था। उसने विरोध किया। भाभी ने कहा, और गिर गया। मेरे दिमाग में बिजली गिरी। मतलब? भाई ने जवाब दिया, वो मर चुका है। अब कमरे की हवा भी भारी हो गई। एक लाश, एक अधमरी माँ और दो लोग जो अब पीछे नहीं हट सकते। भाभी मेरे करीब आई, आवाज़ बहुत शांत थी। अब दो रास्ते हैं, उन्होंने कहा। वो तो तुम हमारे साथ रहो या तुम अगली कहानी बनो। उस पल मैंने तय कर लिया, मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। मैं उन्हें ख़त्म करूँगा, कानून से नहीं, सबूत से नहीं, उनकी ही चाल से। क्योंकि कुछ लोग अदालत से नहीं डरते, उन्हें डर लगता है उसी खेल से जिसे वो दूसरों के लिए बिछाते हैं। और अब खेल मेरे हाथ में था। कुछ लोग दूसरों को डराकर जीते हैं और कुछ लोग डर को हथियार बना लेते हैं। उस रात के बाद मैंने एक बात साफ कर ली थी, अगर इस घर में सच बोलेगा तो मरेगा, और अगर जिंदा रहना है तो झूठ को भी सच की तरह निभाना होगा। मैंने पुलिस से बात नहीं की, अस्पताल नहीं गया, मैं घर में रहा, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भाभी मुझे देखने लगी, भाई मुझसे बचने लगा। यही मेरी पहली जीत थी। मैंने वही किया जो उन्हें नहीं सोचा था। मैंने डरना बंद कर दिया। मैंने भाई से कहा, अम्मा ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने कहा है, शायद याददाश्त जा सकती है। ये सुनते ही भाभी की आंखें चमक गई, गलत चमक। अगले 3 हफ्तों में माँ ठीक हो गई, पर उनकी याददाश्त सचमुच कमज़ोर हो गई थी, या शायद वो कमज़ोर होने का नाटक कर रही थी। एक रात उन्होंने मेरा हाथ दबाया और कहा, मैं सब जानती हूँ, बस इतना। भाभी ने वही किया जो हर चालबाज अपराधी करता है। उन्होंने आखिरी चाल चली। उन्होंने भाई से कहा, इसे भी ख़त्म करना होगा। भाई रोया, फिर माना, और उसी रात उन्होंने मुझे जहर दिया। जहर ने मुझ पे काम नहीं किया, क्योंकि मैंने गिलास बदल दिए थे। जिस दूध में जहर था वो शायद किस्मत से भाभी ने खुद पी लिया था। शायद गलती से या शायद किस्मत ने हिसाब बराबर किया। भाभी ज़मीन पर गिरी, भाई चीखा, माँ उठकर खड़ी हो गई। याददाश्त शायद लौट आई थी। जब पुलिस आई तब रिकॉर्डिंग चली, और जो रिकॉर्डिंग चली तो पूरा सच सामने आया। भाभी जो बहुत खूबसूरत थी, वो मेरे भाई की बहुत पुरानी प्रेमिका थी, बहुत पुरानी। क्योंकि मेरे भाई के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो भाभी ने मेरे भाई से शादी नहीं की। उसने किसी अमीर लड़के से शादी की, वही लड़का जिसकी बहन हमारे घर आई थी। उसने उस लड़के से शादी की, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके माँ बाप से पहले उसके नाम से ट्रांसफ़र किया, फिर उसके बाद उसे जहर खिला के मार दिया। ये सारे मास्टरमाइंड में मेरा भाई तो गुरु था। उसी ने तो उसके पहले पति को मरवाया ताकि ये और इसकी खूबसूरत बेबी ज़िंदगी मज़े से काट सके। लेकिन भाभी 2 कदम आगे थी। उसने जब भाई से शादी की तो शर्त रखी कि पहले सारी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम कराओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा छोटा भाई उसमें हिस्सेदार बने। तो भाई ने ये काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे वो सारी फ़र्ज़ी कागज़ात, फ़र्ज़ी चीज़ें सब तैयार कर रहा था। माँ को शक तो था, फिर शादी के बाद यकीन भी हो गया। अब भाभी का ये था कि सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत लेने के बाद वो घर के हर सदस्य को लात मार के दोनों साथ में निकल जाते और ऐश करते, क्योंकि मेरा भाई तो कमाता नहीं था ज़्यादा सही। खैर, बुरे काम का बुरा नतीजा वही हुआ खूबसूरत चालबाज भाभी के साथ। मेरा भाई भी कोई मासूम नहीं था।
भाई के ऊपर भाभी के पहले पति का कत्ल का आरोप लगा, साजिश करने का आरोप लगा और वो जेल गया। भाभी की मौत को हादसा नहीं कहा गया, उसे नतीजा कहा गया। आज घर शांत है, बहुत शांत। मैं अक्सर कहता हूँ खूबसूरती बुरी नहीं होती, बस कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं। और मैं जानता हूँ इस घर को सिर्फ एक खूबसूरत औरत ने नहीं तोड़ा था, इस घर के खुद एक फर्माबरदार बेटे ने तोड़ा था। उसके दिल में जो लालच घर कर गई थी, उस खूबसूरत औरत को ना छोड़ना और उसके इशारों पर हर काम करना, यही थी मेरे भाई की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा गुनाह। कहते हैं कि जीवन साथी चुनना तो खूबसूरत से पहले समझदार चुनना, लेकिन अफसोस हमारा समाज सबसे पहले खूबसूरत को चुनता है। समझदार तो कहीं कोने में बैठ के रो रहा होता है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके अपना प्रेम आभार व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।